आज की जो टॉपिक है, नया टॉपिक शुरू हो रहा है, सब लोग ध्यान दें, अच्छे से आप समझ भी जाओगे, थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करोगे। ठीक है, देखिए एक चीज बताओ, शुरुआत करते हैं हम एरिया वेक्टर से। किससे? अभी तक आप पढ़ रहे होंगे एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी तक क्या पढ़े हो? एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन रियल में अगर हम मान लो कि एक एग्जांपल से हम शुरू करते हैं, जैसे मान लो कि एक रेक्टेंगल हो गया। ये क्या है? एक रेक्टेंगल हो गया। इसकी लंबाई मान लो 4 मीटर है और लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, 3 मीटर है। तो इसका अगर हम एरिया कहें तो कहोगे कि 12 मीटर स्क्वायर, यही कहोगे ना, 12 मीटर स्क्वायर। यह एरिया आपका 12 मीटर स्क्वायर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन पता नहीं है, क्या की डायरेक्शन किधर है। ठीक है, और यहाँ पे भी दो चीज होती है, देखो हर बॉडी को और नहीं हर सरफेस को या हर शेप जो उसको स्पेशली आप 2 डायमेंशन में जहां पे भी एरिया आएगी वो दो तरीके का हो सकता है, 2D और 3D। 3D मैक्सिमम सब क्लोज सरफेस होते हैं। जैसे मान लो स्फीयर एक ले लो, एक आप क्यूब ले लो, ट्रापेजियम ले लो, यानी जो भी 3D टाइप के हैं वो लगभग आपके क्या होते हैं, क्लोज सरफेस होते हैं। लेकिन अगर रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, ट्राइंगल ले लो, ये सब क्या है, ओपन सरफेस है। तो हमें दोनों पढ़ना है, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस दोनों। तो अगर हम पहले ओपन सरफेस की डिस्कस करते हैं, जैसे मान लो ये आपका, ये मान लो एक सरफेस है, ओपन सरफेस है। अगर इसको आप देखो तो इसका जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किधर है, ये तो वैसे आपका डायरेक्शन परपेंडिकुलर देखो है कि नहीं, इधर भी हो सकता है। और यानी क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस में एक कंडीशन है कि आपका परपेंडिकुलर यानी एरिया वेक्टर जो होता है वो पहले बात ध्यान रखो हमेशा किधर है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। जैसे मान लो कि एक दरवाजा है, इस दरवाजे की एक एरिया है, आप क्रॉस कर रहे हो तो इसके किसके डायरेक्शन में जा रहे हो, परपेंडिकुलर जा रहे हो। अब कहो नहीं हम परपेंडिकुलर नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, मतलब पैरेलल जाएंगे तो फिर एंट्री कर पाओगे। लेकिन यह आपके एरिया का ये इस एरिया का एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर, लेकिन आप जा रहे हो उस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। फिर ध्यान दो, जैसे यह एक एरिया हो गई, एरिया का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा आप इसमें क्रॉस कर रहे हो तो आप किसके डायरेक्शन में जा रहे हो, एरिया वेक्टर के, यानी आपके और उस एरिया के डायरेक्शन में कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री। ध्यान रखना, ये नहीं परपेंडिकुलर का है तो हमेशा 90 डिग्री सोचो, वैसा नहीं है। इसका डायरेक्शन आपका कितना है, परपेंडिकुलर है। लेकिन आप जब एंट्री कर रहे हो तो आप एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहे हो, तभी जाके एंट्री कर पाओगे। और अब फिर उसका मतलब हो गया कि एरिया वेक्टर और आप एंट्री करने के बीच का जो दोनों एंगल है वो कितनी है, 0 डिग्री, तब आप पूरे अच्छे से एंट्री कर पाओगे। अब मान लो सपोज दैट एरिया, रियलिटी है का बहुत आसान चीज है, इस एरिया वेक्टर से हमको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एंट्री करना है। और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बताए थे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की डेंसिटी जितना अधिक होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही अधिक होगी। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन मेरे पास है और इतना है कि इस पूरे एरिया में एंट्री आसानी से, अगर पूरा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन अगर इसे एंट्री कराओ तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही मैक्सिमम होगी। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पूरा पूरा इसमें क्रॉस कर जाए, तो किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन। लेकिन अगर थोड़ा सा डायरेक्शन ऐसे चेंज करो तो आप देखोगे कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन अंदर जाएगी, कुछ, इसका मतलब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कम होना। समझ पा रहे हो कि नहीं, बहुत आसान है, बस ऐसे बेसिकली समझ जाओ, बाकी गॉस थ्योरम बहुत आसान हो जाएंगे। आप ऐसे 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 ला जाओ, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन किधर जा रही है और एरिया वेक्टर किधर है, बीच में एंगल कितना बन गया, वहां पे एक भी एंट्री करेगा इलेक्ट्रिक, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। बस हमको यही चीजें पढ़नी है, बेसिकली समझ समझ के, बहुत आसान चीजें हैं। देखो ये आपकी एरिया हो गई। इसी तरीके से थोड़ा सा भी हम एरिया वेक्टर फाइंड कराने के लिए भी बताएंगे। देखो ये एक सरफेस हो गया, मान लो एरिया ए है, इसकी डायरेक्शन किधर हो सकती है, इधर भी हो सकती है और हो सकता है ना। ऐसे ही देखो इसमें इसकी भी डायरेक्शन आप इधर भी हो सकती है परपेंडिकुलर और इधर भी हो सकती है। लेकिन अब ध्यान ये रखना है, जैसे मान लो अगर इसी का जैसे मान लो इसी का हमको एरिया वेक्टर लिखनी है, तो अगर एरिया आप निकालोगे तो एरिया मॉड निकालते हो, इसके पहले आप क्या निकाल रहे थे, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, कितना बताओ, 12 मीटर स्क्वायर। लेकिन केवल अगर एरिया वेक्टर अगर फाइंड करना हो तो 12 क्या, इसका कुछ तो मानोगे भाई, इसके लेंथ को अब मान लो क्या,
मान लो कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अगर मान लेते हो अगर है या क्वेश्चन में दिया तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, किधर होगी? अरे भाई जेड की तरफ होगी। हाँ तो एक्स को क्या कहते हो, आई कैप, इसको क्या कहते हो, जे कैप। तो ये क्या हो जाएगा, तो दो चीज हो सकती है क्या, के कैप मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, या -12 के कैप मीटर स्क्वायर भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हम क्या लेना है, माइनस लें कि प्लस लें। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें अगर हम प्लस एक बार ले लिए तो पूरे होल क्वेश्चन सॉल्व के दौरान हम केवल प्लस ही लेंगे। अगर माइनस ले लिए तो पूरे होल क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान हम माइनस ही लेंगे, पूरे होल लाइफ में नहीं। ऐसा नहीं कि हम हमेशा केवल माइनस से लेंगे या प्लस ही लेंगे, हम प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार जो हमने चूज कर लिया वही हमेशा लेंगे। फिर देखो एरिया वेक्टर या आई जे कैप एक्स एच वाई एक्स जेड एक्स तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये टू डायमेंशन है तो ये आपका एक्स ले लिया, अगर ये वाई ले लिए तो तीसरा किधर होगा, जेड की तरफ, और जेड का मतलब के, ठीक है। या फिर अगर मान लो कि इसको हम ए मान लिए और एक क्या मान लिए बी, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी, तो एरिया के लिए क्या लिखते हो बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। मान लो ए बी इंटू क्या हो गया, एसी ले लो, एसी। तो अगर एरिया अगर इसको लिखते हो, ए एरिया वेक्टर हो गया, इसका मतलब है कि ए आपकी कुछ तो होगा, आई होगा, जे होगा, के होगा, एक्स होगा, उसके अनुसार आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये समझ पाए। देखो एरिया वेक्टर रियल में क्या होता है, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के इक्वल होता, मल्टीपल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी एरिया वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, अगर मान लो इसकी एरिया ए है तो हम इसको क्या लिखेंगे, एरिया ए मॉड हो गया। देखो इसका ये मैग्नीट्यूड जब करते हो किसी वेक्टर पे तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, इंटू एन कैप, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन आई जे के, ए जनरली आप पढ़े हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज किया हूं, देखो यहाँ पे 12 मीटर स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, लेकिन एन का मतलब क्या हो गया इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन समझ के बहुत आसान चैप्टर है। बाकी आपका क्या हो गया, देखो के कैप लिख दिया और माइनस के भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों साइड में आपका डायरेक्शन इसका हो सकता है, ठीक है। एरिया वेक्टर निकाल दोगे, निकाल दोगे तो बताओ इसका, अगर मान लो अच्छा ये क्या हो गया, एक स्क्वायर ले लिए, ठीक है। यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो मान लो 37 डिग्री, कितना 30 अंश बन रहा है, 37 डिग्री बन रहा है। और इसकी साइड आप मान लो 5 मीटर स्क्वायर है, साइड, साइड कितनी है 5 मीटर स्क्वायर। तो इसकी एरिया वेक्टर तो निकालो कितनी होगी, बता दो कोई, कोई बता दो। 37 डिग्री ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, और ए बी क्रॉस ए सी। तो अगर आपको हमको इसका लेंथ मिल जाए और ए डी या बी सी जो भी वैल्यू है, क्या लिखा हूं, चलो बी सी लिख देता हूं यहाँ पे, बी सी, ठीक है। ए डी लिखो या बी सी, बात एक ही हुआ। अरे जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां पे भी होगा, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ये क्या होगा, 0 0 होगा, बोलो हमको क्या चाहिए, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके निकालना, ध्यान दो। ये क्या हो गया 0 0 0, यहां आओगे इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, 0 5 और 0 होगा कि नहीं, 0 5 0। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया बताओ, 5 जे कैप, यानी ये लेंथ कितनी हो गई 5 जे कैप हुआ, नहीं समझे, 5 क्योंकि वाई एक्सिस है। अच्छा इसका बताओ, ये तो लेंथ निकल गया, यानी ए बी इक्वल टू क्या निकल गया बताओ, 5 जे कैप। अब हमको ए डी चाहिए या बी सी चाहिए, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ये जेड है, ये जेड एक्सिस है, इसको क्या किया गया ऐसे
भाई ये यहां होता ऐसे है, देखो ये जेड है, ये वाई है आपका, तो इसको ऐसे ला दिया गया है, नहीं समझे? तो इतना, उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? हमको इसी डायरेक्शन में लेना है। ये थीटा इसके साथ बन रहा है, ये थीटा बन रहा है ना इसके साथ, तो इसके साथ कॉस लोगे कि साइन लोगे? कॉस लेंगे। क्या लेंगे? कॉस। तो इसका, अरे 5 भाई, 5 इंटू कॉस 37, यही होगा ना? 5 कॉस 37, और 37 की वैल्यू मैं बताया था पहले 4 अपॉन, खड़ा होगा 5 कॉस 37, और ये क्या हो जाएगा? 5 साइन, 5 साइन 37 डिग्री, 30 नहीं 50, कितना होगा? 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5 होता है। कितना होता है? 3/5। तो 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना बच गया? 3 बताए थे। देखो 53, 37, ये सब वैल्यू हम शुरू में नोट करा दिए थे। तो अब इसका मतलब देखो, यह तो हो गया आपका एक्स 4i कैप प्लस जे में 0 हो जाएगा आपका, लेकिन ए जो है ये किसका, ये परपेंडिकुलर यही होगा के वाले में ही, 3k कैप होगा। ये सही है आपका। बस अब लगा दो यहाँ पे, बताओ कितना होगा ऐसा? नहीं यार, अच्छा ये बताओ, 5i क्रॉस जे क्या लिखोगे? 4i क्रॉस जे होगा ना, i क्रॉस जे प्लस 3 इंटू 5, और यहाँ पे क्या लिखोगे? k क्रॉस जे। अच्छा 4 इंटू 5 यहाँ लिखोगे, तो चलो ये 20 हो गया। चलो अब बताओ क्या होगा? k क्रॉस जे इक्वल टू क्या? जे। के क्रॉस जे क्या होता है? आई जे और के, आई से जे, जे से के से आई, तो के क्रॉस जे है, माइनस हो जाएगा ना। हाँ, तो कितना हो गया बताओ? और आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के, यानी 20 के कैप माइनस 15 आई कैप मीटर स्क्वायर, ये एरिया वेक्टर हो गया। फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े हो ना ये सब, क्रॉस प्रोडक्ट की नहीं आता? इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब यहां पे एक चीज बना सकते हो आप फिगर बनाने के लिए। एक चीज बताओ, इसका एरिया वेक्टर किधर होगी? इधर, एन कैप। एन कैप मतलब डायरेक्शन, इधर भी हो सकता है। ये क्लोज ओपन सरफेस है, क्या है? ओपन सरफेस, ओपन सरफेस। तो इसको क्या लिखोगे? एरिया वेक्टर इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर, यानी मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड हो गया और ए यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर में आई जे और के कैप यहां लिखोगे, ठीक है ना? तो ये आप इसको लिख लीजिए। हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या ले लिए? एक स्फीयर, ये क्या हो गया? स्फीयर। इसका बताओ एरिया वेक्टर किधर होगी? हर पॉइंट पे, बाहर की तरफ ध्यान दो। वॉलीबॉल को आप घुमाओ, देखो हर जिधर जाओगे हर जगह कहां होगी? परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा एक क्यूब ले लो आप, क्या ले लो? क्यूब ले लो आप, एक क्यूब ले लीजिए आप। इसमें कितने सरफेस हैं? 6। अगर इसका देखो तो इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इसका हो गया ना। तो ये जितने भी एरिया वेक्टर, ये सब परपेंडिकुलर होंगे हमेशा, ये सब परपेंडिकुलर आपके एरिया वेक्टर। बस यही ध्यान रखो, ये चैप्टर पूरा आसान हो जाएगा। बाकी अभी जो बताया क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको इग्नोर करो, ठीक है? ये समझ पा रहे हो ना इतना? ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन अगर हमें एंट्री करानी है इसमें से, ठीक है, अब यही पढ़ा ना हमको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, तो हेडिंग लिख लो पहले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? स्पेशली, हाँ, बेसिकली मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पासिंग थ्रू दैट सरफेस या गिवन सरफेस, किसी भी सरफेस के थ्रू क्रॉस करने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे आप समझिए, अगर मान लो कि एक एरिया हो गया, क्या हो गया? एरिया हो गया, इसकी डायरेक्शन किधर हो सकती है? इधर हो सकती है,
और इधर भी हो सकती है। अगर इससे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन अगर क्रॉस करा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऐसे क्रॉस करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऐसे क्रॉस करेगी। एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन मैक्सिमम कब क्रॉस करेगी? जब एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जाएगा, उसके लॉन्ग उसके डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, लॉन्ग हो गया वही, उसके डायरेक्शन में जाएगा, है ना, देखो तभी होगा। अगर इसी को ये आपका एरिया वेक्टर हो गया एन कैप, और हम यहां से ऐसे ले जा रहे हैं, ये क्या बन गया? थीटा, ठीक है, ये हो गया आपका थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, इससे थीटा बन रहा है, अब इसमें धीरे धीरे ले जाओगे तो देखोगे कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बाहर निकल जाएगी, कुछ आने इसका मतलब धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। अगर इसी को हम ऐसे ले जाएं, और ये भी जान लो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल हमेशा जीरो जब होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन मैक्सिमम क्रॉस करेगी और फ्लक्स मैक्सिमम होगा वहां पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो कर रही है और यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इसकी एरिया वेक्टर, इसका एरिया कितना हो, ए, कितना हो, ए, तो इससे कितनी फोर्स लाइन क्रॉस की, कितनी फोर्स लाइन क्रॉस की, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई। और इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ? वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए, फाई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू ए। छोटा सा एरिया लोगे तो डी फाई इक्वल टू ई इंटू ए हो जाएगा, तो उसमें नहीं डायरेक्ट यार। बाकी अगर यहाँ पे जब थीटा लोगे तो अब यहाँ पे एक चीज बताओ, जब यहाँ पे आप थीटा लेंगे तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक आपका क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। मान लो यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताओ? ई साइन थीटा होगा ना। अरे भाई इस एरिया एसी का चेंज हो रहा ना, और इसको क्या लिखोगे? ई कॉस थीटा। बताओ किसमें अधिकतम वैल्यू होगी? ई कॉस थीटा में ना। तो इसलिए जब यहां पे लिखोगे तो फाई इक्वल टू क्या लिखोगे? ई कॉस थीटा इंटू ए, या इसको क्या लिख सकते हो? ई ए कॉस थीटा। समझ पाए ना? ये फाई हो गया, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, यानी मेन हमको एरिया वेक्टर ही ध्यान रखना है। अगर मान लो कि हमने एक ए रिंग ले लिया, इसकी रेडियस कितनी है? आर, एरिया वेक्टर किधर होगी? इसकी एरिया कितना होगी और एरिया वेक्टर किधर होगी? हाँ तो बताओ, तुम बताओ ना, वैसे ही आप मान लो एक किसके परपेंडिकुलर होगा? मान लो एक्स हो गया, हाँ, या तो एक्स होगा या तो एक्स, अगर ये मान लो तो वाई होगा। तो इसका क्या लिख सकते हो बताओ? एरिया बताओ इसका क्या होगा? 2 पाई आर होगा। हाँ, पाई आर स्क्वायर किसका होता है? सर्कमफेरेंस पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ, किसका? अच्छा, मान लो सर्कल ही है, ये स्फीयर बनाए थे, ये क्या है? सर्किल ही तो यार। ऐसे बने मतलब जैसे अगर मान लो हमें यहाँ पे दो चीज बना दिए, इसको आप सर्किल थोड़ा मानोगे, इसको आप स्फीयर मानोगे, लेकिन इसको हम ऐसे बना दिए क्या मानोगे? सर्किल हो गया ये। तो क्या हो जाएगा बताओ? ए पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप भी हो सकता है, और पाई आर स्क्वायर जे कैप भी हो सकता है। दोनों चीजें, दोनों हो सकता है कि नहीं? क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती है और डायरेक्शन नीचे भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इसी में हम एक क्वेश्चन बना दें, ये एरिया कितना दे दिया, रेडियस कितना दे दिया? आर, और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है 37 डिग्री, ई इक्वल टू मान लो, ई इक्वल टू मान लो ई आई कैप, ई इक्वल टू ई आई कैप, ई इक्वल टू ई आई कैप। तो कितना होगा बताओ? ई आई कैप मान लो, या फिर कोई वैल्यू मान लो, ई जीरो मान लो, क्वेश्चन में जीरो दिया, चलो ई जीरो मान लो।
बताओ इसका वैल्यू। भाई देखो, ए एरिया हो गया आपका, और ए इससे 37 डिग्री पे एंट्री कर रहा है। काश 30 एंगल की वैल्यू केवल बताओ। हाँ 53 होगा। बताओ कितना डिग्री होगा। भाई देखो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन हमेशा अभी तक क्या पढ़ो, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फोर्स ये एरिया से 37 डिग्री बना रहा है, इसका एरिया डायरेक्शन इधर बताओ, इधर कितना होगी, या फिर इधर हो सकता है। तो जब ये 37 है तो ये कितना होगा, नहीं समझे। भाई यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना। सीधे आप लिख दोगे फाइव, आ जाओ फाइव कॉस 37 लिख दोगे सीधे। क्या लिख दोगे, ये कॉस 37 नहीं होगा, क्यों 53 होगा, एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये समझ रहे हो 53 कैसे होगा, फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 53 डिग्री। बोलो इसमें किसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे 53 हुआ, समझ रहे हो। या इससे 37 डिग्री बना रहा है, जबकि परपेंडिकुलर होता है उसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की। तो एरिया वेक्टर से और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल देखते हैं। एंगल किसके किसके बीच देखते हो, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो अब बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हुई, और एरिया वेक्टर किधर हुआ, ऊपर या नीचे की तरफ, किसी भी तरफ। तो जब यह एंगल 37 डिग्री है तो ये कितना होगा, हमको देखना किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखना है, समझे। तो जब ये 37 है तो ये आपका 53 होगा। तो फाइव इक्वल टू क्या हो गया, ई ए कॉस 53 डिग्री। बोलो समझ पाए। अच्छा, तो एक बार पहले इसका डिफिनेशन लिख लो, फिर आगे और क्वेश्चन इस पे धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन कराते हैं। हाई क्या है, इतना जल्दी आ गया, तुम्हारा सिग्नल रोज खराब हो जाता है यार। लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया। वैसे भी अगर कोई कहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, सीधे कह दोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, दैट्स एरिया, ठीक है। तो लिख लो, आप क्या लिखे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड हेल्ड इनसाइड हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हेल्ड इनसाइड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड is the measure of is the measure of is the measure of is the measure of the total number of is the measure of the total number of क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पासिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पासिंग थ्रू, नॉर्मली थ्रू लिख लो क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना, नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस, the electric flux through a given area held inside an electric field is the measure of the total number of electric force line passing normally through that surface, normally through surface, that surface हो गया, ठीक है। हाँ हमेशा ये वही तुम्हें बताया हूँ यहाँ पे, देखो वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस क्वेश्चन को बताया हूँ। अक्सर थीटा दे देता है तो लोग सीधे ले देते हैं यही एंगल, लेकिन ऐसा होता हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डायरेक्शन एंगल लेते हैं। वो क्वेश्चन देखो उसी बेस पे है। देखो मुझे पता था तुम्हारा कंफ्यूजन जरूर होगा, आज जानते होगे ये सब चीज को, ठीक है ना। तो इसको आप बना लो और एग्जाम्पल इसको ले लो, और भी एग्जाम्पल कराते हैं। कहाँ तुम लोग चले गए हो, अच्छा कुछ काम में व्यस्त हो गए हो, गुड, कोई बात नहीं।
कहाँ गए थे? तुम्हारे साथी तो गया है? ओ, वही मतलब चला गया है, फिर अच्छा स्कूटी से गया हो, तब तक वहाँ क्रॉसिंग हो गया है। हाँ, ड्रेस पहन के एंट्री भी नहीं करना है, नहीं कल सुने ही हो। कौन संस्कार? आज गया है? ऊपर से क्रॉस किया है ना, नीचे से क्रॉस किया, ऊपर से क्रॉस किया है। ड्रेस पहना था? ड्रेस नहीं पहना था, तो जा रहा होगा तब किसी काम से, तब अपने। वो पढ़ता है, वो क्या तो जी गली में पढ़ाते हैं उधर ही है, वहीं। नहीं, वो सुबह समोग जाता है, थोड़ा सा विशेष जगह है उसके। तो हमें विद्वान बनने के लिए नहीं पढ़ना है, सफल होने के लिए पढ़ना है। और सफल होने के लिए पढ़ने के लिए स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि कौन सी टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और किससे हमेशा क्वेश्चन रिपीट हुआ, उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ लो। बाकी विद्वान बनना है तो करो, बीएससी करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, जीवन भर रिसर्च करते रहोगा, नहीं मिलेगा कुछ। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगर मान लो, नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपका क्यूब हो गया। क्या हो गया? ये क्यूब हो गया, ठीक है। इसकी साइड क्या दिया है? मान लो एरिया इसका ए दिया हुआ, हर इसके कितने होंगे? 1 2 3 6 होंगे ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया E इक्वल टू ई आई कैप। फ्लक्स बताओ कितनी होगी? अरे पूरा फ्लक्स निकालो, जो दिया क्वेश्चन यहाँ लिख दिया हूं तुम्हें, सभी साइड है, एक साइड है, क्वेश्चन देके समझना चाहिए यहाँ पे। हाँ? नहीं, कुछ नहीं आता, कंसेप्ट तुमको नहीं पता, अभी क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट दिया कर ऊपर नीचे। और अरे उलट लिया पूरा पूरा जीरो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लिखा E इक्वल टू ई आई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? सबसे पहले क्वेश्चन हमको ये ध्यान रखना है, किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, किधर है? E इक्वल टू ई आई कैप। देखो यहाँ लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? बोलो, यही होगा ना? वो रट्टा नहीं मारो, समझो आप, बोलो, यही ना होगा? अरे भाई यहाँ E इक्वल टू ई आई कैप में लिख दिया हूं, तो इसका मतलब E किधर है? एक्स एक्सिस में। अब यहाँ बताओ, इसका इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगी? ये हुआ। अच्छा, इसका किधर हुआ? इधर हुआ। इसका और बाकी जब ये दोनों एक्स एक्सिस में, तो बाकी और सरफेस तो सब परपेंडिकुलर हो गए, सब परपेंडिकुलर और जीरो हो गया। मैं बताने, ये क्वेश्चन बताने का मतलब सिर्फ ये था कि आप अगर इस तरह कहीं दिया तो उसको समझोगे। ये आई कैप देखने के लिए नहीं कि एक बड़ी सुंदर आई कैप बना दिया है, इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और किधर है। तो ये अगर मान लो इसको बनाओगे, तीन बनाओगे, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाओगे? ऐसे ही खींचोगे ना, ये ना एक्स एक्सिस। और इसका देखो, ये इस एरिया का एरिया डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ, ये हो गया। इसका लोगे तो बाकी अगर आप किसी का भी खींचो तो एरिया हमेशा डायरेक्शन बताया किसके किसके बीच एंगल लिया जाता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो एरिया वेक्टर देखो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पर अगर फाई E1 इसका ले लो तो क्या लिखोगे? E cos 0 क्योंकि उसके डायरेक्शन में। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया? ये हो जाएगा ना। अच्छा 1 ले लो। अच्छा इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल कितना बनेगा? कितना बनेगा? फाई E2 इक्वल टू क्या हो गया? E cos 100। बोलो समझ पाए? क्योंकि देखो ये ऐसे है, इसके बीच का एंगल
और ऐसे होता दोनों तो जीरो, दोनों एक डायरेक्शन में। तो फाइव ई टू की वैल्यू क्या होगी बताओ, माइनस ई ए। अब दोनों को जब नेट निकालोगे बाकी और सब क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि ये है। बाकी अब ए भी परपेंडिकुलर, ए भी परपेंडिकुलर, ए भी परपेंडिकुलर, ए भी परपेंडिकुलर, बाकी ए जीरो वंस और ए हो जाएगा ना। तो टोटल फाइव इजकल टू क्या हो जाएगा बताओ, ई ए प्लस यानी माइनस ई ए इजकल टू जीरो। ये आपका क्या हो गया, जीरो। ऑप्शन दिया है देखो इसका, सिक्स ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर जीरो, जीरो ऑप्शन। ठीक है, चलो इसको ये भी एग्जांपल नोट करो। अब धीरे धीरे छोटे छोटे एग्जांपल से कठिन की तरफ बढ़ रहा है। चलो अभी ये क्वेश्चन और हो जाएगा। इसको बताना तुम लोग। चलो अभी है, एक क्वेश्चन हो जाएगा। अरे अभी टाइम है, देख रहा हूं। चलो इस क्वेश्चन को बताओ। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए यहां से डिस्टेंस दे दिया एल, क्या दे दिया है एल, साइड दे दिया है ए, साइड ए, और ई इक्वल टू दे दिया है ई एक्स आई कैप। फाई की वैल्यू बताओ। नहीं, किधर होगा बताओ। ये तो ई इक्वल टू ई एक्स एक्सिस में है, ये तो सही है, लेकिन हमको ये यहां से देखो ओरिजिन से ई का डायरेक्शन इधर दिया ई एक्स, क्या दिया ई एक्स आई कैप, ई एक्स। यहाँ पे एक चीज बताओ, यहाँ पे इस सरफेस पे ए ई की वैल्यू तो इधर ही होगी नहीं डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन, और यहाँ पे भी ये बाहर ही होगा, या भाई एक्स आई कैप मन बाहर ही होगा, लेकिन यहाँ पर ई की वैल्यू क्या होगी बताओ, इस पे आई की वैल्यू किधर होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, एरिया वेक्टर तो इधर बाहर हो जाएगी और इधर आपका इधर हो जाएगा, ये चलो समझ में आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होगी, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। नहीं समझे, एरिया वेक्टर इधर होगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होगा, तो इस सरफेस पे देखोगे तो एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा, क्योंकि ये भी कंडीशन दे दिया ई इक्वल टू ई एक्स आई, यानी ई वेरी कर रहा है एक्स के साथ। तो यहां पे क्या होगा बताओ, यहां पर जो होगा वो होगा ई एल, क्या होगा, और यहां पर कितना होगा ई एल प्लस ए। यहाँ पे देखो ये ऐसे छोटे छोटे लिख देता है क्वेश्चन कंडीशन में, वही कंफ्यूज क्या है, ये दे दिया खाली ई रखे हैं, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप, ये सब क्या लिख दिया है। ई एक्स का मतलब एक्स की तरफ उसकी वैल्यू चेंज कर रहा है, तो यहां से इसके डिस्टेंस का ई एल हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई एल प्लस। अब यहाँ पे जब निकालोगे फाई ई की वैल्यू बताओ, फाई ई वन इजकल टू क्या लिखोगे बताओ, ई ए पढ़े हो ना, तो फाई ई वन इजकल टू ई की वैल्यू क्या लिखोगे, ई एल प्लस ए इंटू ए, मतलब साइड ए है तो ए स्क्वायर, बोलो होगा ना। अच्छा यहाँ पे बताओ फाई टू, फाई ई टू इसको लोगे तो क्या लिखोगे, ई ए यहाँ पे भी होगा तो इसकी वैल्यू ई की जगह क्या लिखोगे, ई एल इंटू ए
ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब इसको दोनों को पहले इसको बना लो, ए स्क्वायर, अच्छा इसमें केवल प्लस क्या हो जाएगा, ई ए क्यू, बोलो हो गया ना, ये सही है भाई, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी, और ए फाइव ई टू की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया ई एल ए स्क्वायर। अब फाइव इक्वल टू क्या लिखोगे, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ, दो एक से दो क्वेश्चन दिया हुआ, देख लेना जाकर फिगर बना के, बताओ क्या हो जाएगा आप, हाँ ई एल ए स्क्वायर प्लस ई ए क्यू माइनस ई एल ए स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, फाइव इक्वल टू क्या आ गया, ई ए क्यू, ई ए क्यू हो गया। समझे क्वेश्चन को, नोट कर लो जल्दी से, टाइम हो गया, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। यानी हमको ध्यान रखना है कि ये ई क्या दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे ध्यान देना है, ई अगर केवल ई आई कैप देता तो फिर इन समूह का कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया है, ई एक्स, हाँ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, हाँ आई एक्सिस में, हाँ तो वही तो एक्स एक्सिस होगा, ठीक है ना।